हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं लैंडफॉर्म। पिछले क्लास में हमने देखा था फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एओलियन जियोमॉर्फोलॉजी, यानी वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि वायु के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं और कैसे वो विंड काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एओलियन लैंडफॉर्म, ठीक है, यानी वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो बेसिकली वायु भी नदी की तरह कार्य करता है। जैसे नदी तीन कार्य करती है। पहले क्या करती है? पहले वो अपर्दन करती है। अपर्दन करने के बाद क्या करती है? उसका परिवहन करती है। परिवहन करने के बाद निक्षेपण का कार्य करती है। वैसे ही क्या कार्य करता है? आपका वायु भी कार्य करता है, ठीक है। तो वायु की देख लेते हैं कि वायु इरोजन कैसे करती है। जैसे नदी में तीन कार्य बताए गए थे, ठीक है, वैसे वायु भी करती है। और वायु में जो अपर्दन का कार्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं कि क्योंकि बिना अपर्दन के ना तो वो परिवहन करेगी और ना तो निक्षेपण करेगी, इसलिए अपर्दन कैसे करती है इसको देखना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपर्दन कैसे करती है? पहला काम करती है डिफ्लेशन का। क्या किसका कार्य करती है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाहन। क्या बोलते हैं? अपवाहन, ठीक है। इसको भी जानते रहिए कि वायु क्या करती है कि जब वायु फ्लो होती है यानी वायु बहती है तो वो क्या करती है कि जो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो भी चट्टानी टुकड़े होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानी टुकड़े होते हैं, वो क्या करती है? अपने साथ उसको उड़ा ले जाती है। क्या 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 करती है? अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपवाहन। उसको क्या बोलते हैं? अपवाहन। दूसरा है अब्रेजन, या अब्रेजन को क्या बोलते हैं? घर्षण। क्या बोलते हैं? अपघर्षण। अब घर्षण में क्या होता है कि जो विंड फ्लो होती है वो चट्टानों पर चोट मारती है। क्या मारती है? चोट मारती है। साथ ही साथ जब विंड फ्लो होती है तो अपवाहन के द्वारा वो कुछ चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो एक खुद चोट मारती है और जो उसके साथ चट्टानी टुकड़े होते हैं उससे दोनों का क्या होता है? चोट सम्मिलित रूप से चोट करती है। किस पे? चट्टानों पे। और चट्टानों के क्या करती है? तोड़ देती है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्रेजन या अपघर्षण, ठीक है। तीसरा है आपका एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होता है? जब वायु चलती है तो उसके साथ जो भी छोटे बड़े टुकड़े होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। आपस में टकराते रहने से क्या होता है? टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एट्रीशन। अब आइए हम लोग देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, यानी वायु के द्वारा, वायु के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। तो वायु के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हो या डिपोजिशनल हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको क्या करना है? बहुत ही ध्यान से समझना है। जो पहली महत्वपूर्ण स्थलाकृति है उसको बोलते हैं बुलो आउट। बुलो आउट का मतलब क्या होता है हिंदी में? वात गर्त। क्या होता है? वात गर्त। होता क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर क्या होती हैं? बहुत ही मुलायम चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? मुलायम चट्टानें होती हैं। तो वायु क्या करता है? इन मुलायम चट्टानों को क्या करता है? तोड़कर अपने साथ क्या करता है? उड़ा ले जाता है। यानी जो भी चट्टानें यहाँ पर थी उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा ले जाता है। और यहाँ पर बेसिकली इस तरीके का क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ब्लो आउट। क्या बोलते हैं? ब्लो आउट, ठीक है। ब्लो आउट को जो यहाँ पर उपनाम लिखा गया है इसको भी आपको याद रखना है। एग्जाम में देखा गया है, कई बार उपनाम भी पूछ लेता है कि अलग अलग क्षेत्र में इसके नाम बताइए। जैसे ब्लो आउट का यूएसए में क्या नाम है? बफेलो वालोस। क्या नाम है? बफेलो वालोस। यानी ब्लो आउट अगर देखा जाए तो यूएसए में उसको ब्लो आउट नहीं बोलते बल्कि उसको क्या बोलते हैं? बफेलो वालोस बोलते हैं। वहीं पर मंगोलिया में इसको क्या बोलते हैं? पांग कियांग। क्या बोलते हैं? पांग कियांग। ये भी आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है। स्थलाकृति को दूसरे देश में किस नाम से जानते हैं? एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति आपका है, एक हो गया आपका ब्लो आउट। दूसरा क्या है? इंसेलबर्ग, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। कहां पर? वायु यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु के अपर्दन के द्वारा निर्मित, ठीक है। तो इंसेलबर्ग कैसे बनता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं पर क्या होता है कि कठोर चट्टानें होती हैं, कहीं पर क्या होती हैं? मुलायम चट्टानें होती हैं। तो वायु क्या करता है? मुलायम चट्टानों को आसानी से काट देता है
ठीक है। मुलायम चट्टानों को आसानी से काटने के बाद ये जो कठोर चट्टानें होती हैं ये बच जाती हैं, तो देखने पर ऐसे लगते हैं कि कोई क्या है, टीला है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये टीले के समान दिख रहा है, यानी आसपास की मुलायम चट्टानें कट गई हैं और कठोर चट्टाना टीला के समान दिख रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग को हिंदी में भी इंसेलबर्ग ही बोलते हैं। हाँ, जर्मनी में इसका क्या नाम है, जर्मनी में इसका नाम है बोर्नहार्ट। क्या नाम है, बोर्नहार्ट। तो आपको क्या करना है, याद है कि इंसेलबर्ग को जर्मनी में क्या कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण आपका जो स्थल रूप है वो क्या है, मशरूम रॉक। ठीक है, क्या है, मशरूम रॉक। मशरूम रॉक को मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि मशरूम रॉक किस प्रकार से है। तो मशरूम रॉक में क्या होता है कि कहीं पर चट्टानें ऐसी पाई जाती हैं कि जो उसके नीचे वाली चट्टानें हैं ये क्या है, सॉफ्ट हैं, क्या है, बहुत ही मुलायम है, लेकिन जो इसके ऊपर की चट्टानें हैं वो काफी क्या है, हार्ड है। तो वायु क्या करती है कि जो उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है इसको क्या करती है, इरोड करते रहती है, और अंत में इस तरह की स्थलाकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक, क्योंकि देखने पर ये किसके सदृश लगता है, मशरूम के जैसा लगता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मशरूम चट्टान बोलते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल में मशरूम रॉक को गारा के नाम से जानते हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे एक महत्वपूर्ण स्थल रूप होता है डिमोलिश। डिमोलिश क्या हिंदी में बोलते हैं, भूस्तंभ। ठीक है, भूस्तंभ भी कैसे बनता है, भूस्तंभ बनता है कि जो धरातलीय जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए धरातलीय क्षेत्र है, तो धरातलीय क्षेत्र में कहीं पर क्या है, गड्ढे हैं, और गड्ढे के आसपास कहीं मुलायम चट्टानें हैं, कहीं पर हार्ड चट्टानें हैं। तो मुलायम चट्टानें कट जाएंगी तो ये हार्ड चट्टानें बचे रहेंगी, तो इसमें भी क्या होगा, ये टीले के नुमा आसपास जो देखा जाएगा तो केवल टीले के नुमा दिखाई देंगे, तो उसी को बोलते हैं डिमोलिश। ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति क्या है, जीवजन। क्या है आपका, जीवजन। तो आइए देखते हैं कि जीवजन कैसे बनता है। जीवजन बनता है बेसिकली जब कहीं पर क्षैतिज रूप में, यानी कहीं पर हार्ड रॉक इस तरीके हैं और कहीं पर क्या है, सॉफ्ट रॉक, इस तरीके से आपका रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, तो हवा चली तो हवा क्या करेगी कि जो सॉफ्ट रॉक होगा इसको तो काट देगी, ठीक है, और हार्ड रॉक को नहीं काट पाएगी, और बेसिकली कुछ इस तरह के आपके क्या मिलेगा, स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये सॉफ्ट रॉक कट गया, ठीक है, हार्ड रॉक क्या था, बचा रह गया, सॉफ्ट रॉक कट गया। इस तरह की स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं, जीवजन बोलते हैं। इसका जो अगर देखोगे तो जो इंकपॉट है, यानी दावात, जो दवात होता है, ठीक है, दवात यानी जिससे लिखा दवात क्या होता था, जिसमें पहले जो लिखने के लिए जब पेन नहीं होता था, ठीक है, तो दवात आता था। दवात में, ठीक है, हम एक विशेष प्रकार का रसायन रखते थे और उससे क्या होता था, पेन से लिखते थे। यानी जो आपका किसी भी प्रकार के जो दूसरे, यानी ये जो आपके पास पेंसिल या पेन है, उस पेन का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि लकड़ी के विशेष पेन बनाते थे और उसी दवात से क्या कहते, दवात में वो रसायन रखते थे और उसी से क्या करते थे, लिखते थे। तो जीवजन बेसिकली क्या होता है, जीवजन जो होता है उसका आकार कैसा, वो दिखने में कैसा लगता है, इंक पॉट की तरह लगता है, इसलिए इसको कभी कभी इंक पॉट लैंडफॉर्म भी बोल देते हैं। तो ये भी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति आपका है ड्राई कांटर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ड्राई कांटर क्या होता है। ठीक है, ड्राई कांटर को हिंदी बोलते हैं नक्काशी कार। क्या बोलते हैं, नक्काशी कार। बेसिकली होता क्या है कि जब हवा चलती है, ठीक है, तो जो भी इसके सम्मुख चट्टानें होती हैं उसको चोट मारती रहती है। चोट मारने से यानी खरोच पड़ते पड़ते इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, एक विशेष प्रकार का लैंडफॉर्म बन जाता है। ठीक है, जो देखने में बहुत ही क्या बनता है, सुंदर लगता है। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी नक्काशीकार ने इसको क्या किया है, बनाया है या तराशा है, थोड़े और छीनी लेकर। ठीक है, तो उस स्थलाकृति को बोलते हैं ड्राई कांटर। ठीक है, ड्राई कांटर में क्या होता है, यानी जो जिस भी यहाँ पर स्थलाकृति का निर्माण होगा, वाली स्थलाकृति होगी तो उसको ड्राई कांटर बोलेंगे। अगर ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है कि उसमें 8 फेस है, यानी 8 फलक हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंटी फैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंटी फैक्ट बोलेंगे। आपका बनता है उसको क्या बोलते हैं, यार डांग। ठीक है, यार डांग भी जीवजन की ही तरह बनता है, लेकिन जैसे जीवजन में क्या होता है, क्षैतिज रूप में मुलायम और कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। यार डांग में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में, कहीं पर सॉफ्ट रॉक, कहीं पर हार्ड रॉक,
इस तरीके से क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं। तो सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती हैं, हार्ड रॉक बचा रहता है, तो उससे जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको बोलते हैं यार डांग। जितनी भी स्थलाकृतियां आपको बताई जा रही हैं उसको हमेशा आपको क्या करना है, याद करना है। एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है स्टोन लैटिस। क्या है, स्टोन लैटिस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जालीदार पत्थर या जालीदार प्रस्तर। तो स्टोन लैटिस कैसे बनता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, चट्टान है, तो ये चट्टान का जो निर्माण हुआ है इसमें कहीं कहीं पर क्या हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल है, कहीं कहीं पर क्या है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से चट्टान का निर्माण हुआ है। तो जब जो सॉफ्ट वाले भाग होते हैं इसको क्या कर देती है, काट देती है, हार्ड वाले भाग रुके रहते हैं। तो देखने पर ऐसा लगेगा, किस तरीके से लगेगा, जैसे क्या बन गया हो, उसमें जाली बन गया हो, क्या बन गया हो, जाली बन गया हो। तो ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, स्टोन लैटिस। यानी इतनी स्थलाकृतियों को आपको क्या करना है, याद रखना है, और इसके उपनाम भी क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति। अब आइए हम लोग देखते हैं वायु के द्वारा निर्मित कौन सी, डिपोजिशनल स्थलाकृति, ठीक है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां आपको बताई गई हैं, हमेशा एग्जाम में पूछी जाएंगी, इसलिए आप लोग को याद रखना है। डिपोजिशन हमने बताया था कि जो वायु होता है वो पहले क्या करेगा, अपर्दन करेगा, फिर उसका परिवहन करेगा। जब उसकी शक्ति खत्म होने लगती है, यानी क्षीण होने लगती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जब नदी की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो क्या करती है, डिपोजिशन करने लगती है। वैसे ही जब हवा की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो डिपोजिशन करने लगती है। और जहां भी रेत का डिपोजिशन होता है तो उससे विशिष्ट प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसी की हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो होता क्या है कि जब हवा फ्लो करती है तो इसके साथ जो भी कंकड़ पत्थर रेत के कण जिस भी क्षेत्र से फ्लो करती है वहां के कणों को ये धारण कर लेती है, क्योंकि अपर्दन का कार्य करती है, ठीक है, उसको लेकर चलती है। जब चलती है और इसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है तो ये क्या करती है, उसको स्टार्ट कर देती है, ठीक है, डिपोजिट करती है। तो एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स, यानी बालका स्तूप। ये देखिए, ठीक है, यहां तक इस स्थलाकृति को देखिए, जो क्या है, बालका स्तूप का उदाहरण है। इधर से हवा चल रही थी, जिधर से हवा चलती है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी शक्ति खत्म हो गई तो इसको डिपॉजिट कर दी। तो जिधर से हवा चली इधर का स्लोप जेंटल होता है, लेकिन जहां से हवा उतरी उसका स्लोप क्या बन गया, यहाँ पर ये डिपोजिशन कर रही है इधर से, तो इधर स्लोप, इधर जो स्लोप बनता है वो काफी जेंटल रहता है। लेकिन जो इधर का स्लोप होता है इसका, जिधर से हवा नीचे आती है तो वो स्लोप क्या रहता है, काफी ज्यादा स्लोप रहता है, स्टीप स्लोप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको स्थलाकृति दिखाई दे रही है वो क्या है, वो आपका सैंड ड्यून्स है, ठीक है, क्या है, सैंड ड्यून्स। इसको आप यहीं तक समझिए, इसके आगे वाले भाग को नहीं देखना है, क्योंकि इसके आगे वाले भाग को सम्मिलित कर लेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, आगे हम देखेंगे। यानी आप लोग इतना ही देखिए कि ये क्या है, आपका एक सैंड ड्यून्स है। अब आगे जो सैंड ड्यून्स होता है यानी बालुका स्तूप होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत ही उसमें टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि बालुका स्तूप में यानी सैंड ड्यून्स में कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक विद्वान थे आर्य बैगनोल्ड, क्या थे, आर्य बैगनोल्ड, इन्होंने बताया कि सैंड ड्यून दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी जो आपका बालुका स्तूप होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला इन्होंने बताया क्रिसेंटिक या बरखान। क्रिसेंटिक मतलब होता है नवचंद्राकार या अर्धचंद्राकार, ठीक है। इन्होंने बताया कि या तो ये क्रिसेंटिक हो सकते हैं या किस रूप में हो सकते हैं, बरखान रूप में हो सकते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया कि या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं या उसको इन्होंने क्या बताया, सीप, यानी लॉन्गिट्यूडनल या सीप बन सकते हैं, ठीक है, या क्रिसेंट और बरखान बन सकते हैं। इन्होंने किसने बताया, आर्य बैगनोल्ड ने बताया, ठीक है। तो बरखान क्या है, ये जो सैंड ड्यून्स है इसी के विशिष्ट रूप हैं, क्या है, विशिष्ट रूप हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सैंड ड्यून, ये जो अभी आपको बताया गया कि यहाँ वाला भाग जो देखने पर लग रहा था वो सैंड ड्यून्स था। तो सैंड ड्यून्स, ये जो बरखान है वो एक प्रकार का क्या है, सैंड ड्यून्स ही है, क्योंकि सैंड ड्यून्स के अंतर्गत ही तो इसको शामिल किया गया है, यानी सैंड ड्यून्स के प्रकार ही बताए जा रहे हैं। तो बरखान बेसिकली क्या होते हैं, ये सैंड ड्यून्स की तरह इसी तरह होते हैं, बस ये इसमें क्या होता है कि जब हवा इधर से फ्लो करती है, ठीक है, तो रेत के कण जमा करती रहती है और जहां से ये खत्म होते रहता है रेत में, तो लास्ट में इसके ऐसे दो क्या बन जाते हैं, सींग नुमा आकार बन जाता है। तो इस अब पूरे अगर लैंडफॉर्म को देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा इधर से रेत जमा कर
है, इसके 2 सींग बन गया है, ठीक है। 2 सींग बन जाने से एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बन गई है, तो उस स्थलाकृति को क्या नाम दिया गया? बरखान नाम दिया गया। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि एक और बन सकता है सैंड ड्यून्स, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? शीट नाम दिया, जो कि इसी तरीके से बनता है, लेकिन वो बरखान से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। एक विद्वान आए जेटी हैक, कौन आया? जेटी हैक, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो आपका सैंड ड्यून्स है, ये आर्यबैगन बोर्ड ने बताया था 2 तरीके से, इन्होंने बताया 2 नहीं 3 तरीके हो सकता है, जिसमें इन्होंने बताया ट्रांसवर्स हो सकता है, दूसरा बताया पैराबोलिक हो सकता है, तीसरा बताया लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। तो इनके नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने। एक आप ये चीज जानिए कि जो ये सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी जो डिपोजिट करते रहते हैं, ये जो आपका विंड है ये डिपोजिशन करता है, तो जो सैंड ड्यून का निर्माण होता है ये स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि ये अपने स्थान से मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। मूव कौन करवाता है? यही विंड इनको क्या करवाता है? मूव करवाता है, ठीक है। जैसे भारत में आप देखेंगे, आप थार रेगिस्तान में चले जाएंगे तो बोला जाता है मरुस्थलीकरण, यानी मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। तो बेसिकली यही सैंड ड्यून्स का क्या हो रहा है? लगातार विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो हमने जाना कि आर्यबैगनोर्ड ने कितने प्रकार का बताया सैंड ड्यून्स, और हमने जाना कि जेटी हैक ने कितने प्रकार का सैंड ड्यून्स बताया। अब आइए देखते हैं लैंडफॉर्म जिसका नाम है लोयस। क्या नाम है? लोयस, ठीक है। लोयस बेसिकली क्या होता है? लोयस जो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो बहुत महीन, जो जब हवाएं बहुत तेजी के साथ चलती हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ जो बहुत महीन महीन कणों को बहुत दूर तक उड़ा ले जाती हैं, और जहां पर इनकी शक्ति खत्म होती है तो ये क्या करती हैं? दूर तक वहां पर क्या करती हैं? डिपोजिट करती हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान का निर्माण होता है, लोयस का मैदान। किसका मैदान? लोयस का मैदान। जैसे आप देखेंगे चाइना में लोयस के मैदान सबसे अधिक हैं, और लोयस का जो मैदान है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो रिच थोपेन नाम के एक विद्वान ने दी थी, ठीक है। किसने दिया था? रिच थोपेन नाम के विद्वान ने। बेसिकली ये क्या होते हैं? बहुत इसमें महीन महीन कण होते हैं, तो ये बहुत ही उपजाऊ वाली भूमि क्या करते हैं? भूमि का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपको जानकारी मिली कि लोयस क्या होता है। और एक बार लोयस के बारे में जान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोयस बनता है उसको एक विशिष्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से? उसको जानते हैं एडोब के नाम से। किस नाम से? एडोब के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग जानते रहिए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है जिसका नाम है नेबखा। क्या नाम है? नेबखा। तो नेबखा क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नेबखा किसे बोलेंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, ठीक है। तो जो डिपोजिशन करता है आपका विंड, ठीक है, किसके रूप में? सैंड ड्यून्स के रूप में, यानी बालुका स्तूप के रूप में। तो बेसिकली होता क्या है कि कहीं कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र में थोड़ी बहुत मात्रा में क्या पाई जाती हैं? झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? झाड़ियां पाई जाती हैं। तो इन झाड़ियों के पीछे यहाँ पर अगर आपका जो है सैंड ड्यून्स का निर्माण हो रहा है, तो उस सैंड ड्यून्स को क्या बोलते हैं? नेबखा। यानी झाड़ियों के पीछे निर्मित जो सैंड ड्यून्स होते हैं, बालुका स्तूप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेबखा। एक होता है महत्वपूर्ण स्थलाकृति आपकी लूनेट। क्या होती है? लूनेट, ठीक है। यानी जो भी झाड़ी है, झाड़ियों के पीछे जो निर्मित गड्ढे होते हैं, किसके द्वारा निर्मित? वायु के द्वारा निर्मित, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूनेट, ठीक है। ये झाड़ियां पाई जाती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो इसके पीछे जो निर्मित जो गड्ढे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लूनेट। और इसमें एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है व्हेलबैक ड्यून्स। एक विशेष प्रकार का जो स्तूप है, ड्यून्स है, जिसका नाम है व्हेलबैक। तो व्हेलबैक क्या होता है कि जब आपका वायु में जो भी आपके कण है वो डिपोजिट होते हैं, तो आपका सैंड ड्यून्स बनता है। हमने बताया कि इसी कण में अंतर के कारण विभिन्न प्रकार के सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो अगर बहुत ही मोटे मोटे दानों से आपके जो है सैंड ड्यून्स का निर्माण हुआ है, यानी स्तूप का निर्माण हुआ है, यानी बहुत मोटे मोटे कणों से स्तूप का निर्माण हुआ है, तो उस प्रकार के जो स्तूप होते हैं उसको बोला जाता है व्हेलबैक ड्यून। यानी एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि मोटे मोटे कणों से निर्मित जो ड्यून्स बनते हैं उसको विशिष्ट किस नाम से जानते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? व्हेलबैक के नाम से जानते हैं। किस बैक के नाम से? व्हेलबैक के नाम से जानते हैं।
तो ये रहा आपका पूरा का पूरा इओलियन लैंडफॉर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, और इस पूरे 30 से 35 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, आपको पूरी ज्योग्राफी, ठीक है, विद इन 35 डे में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।